मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम सुनते ही गांव वाले मुस्कुरा देते थे। किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने जिंदा दार्शनिक। मुल्ला की चालाकी और उसका साफ सुथरा अंदाज लोगों को हमेशा अचंभित कर देता था। आज का किस्सा बाकियों से थोड़ा अलग था। इस बार मुल्ला ने दरबार में ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि बादशाह खुद हैरान रह गया। वजह थी 3 मंत्री और उनके छोटे छोटे रहस्य जो मुल्ला ने बड़े ही मजेदार अंदाज में सामने ला दिए। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। उस राज्य का राजा बड़ा ही दयालु और सहज स्वभाव का था। उसकी शक्ति तो थी, पर वो अपने दरबार के कामकाज में इतना व्यस्त रहता कि कुछ बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसकी 3 मंत्रियों का नाम था फकीरुल्लाह, गोविंदराज और शमीम अली। बातों में वे सब बड़े मिलनसार दिखते, पर असलियत कुछ और ही थी। ये तीनों मंत्री अलग अलग तरीके से घपलों में लिप्त थे और अपने अपने फायदे के लिए जनता के पैसों से छेड़छाड़ करते थे। मुल्ला नसीरुद्दीन को इन तीनों से बड़ी परेशानी थी। वे नगर के व्यापारियों से अवैध टैक्स वसूलते, उन पर जुल्म ढाते और साहूकारों के साथ मिलकर जमीनों की दलाली करते थे। मुल्ला ने कई बार लोगों की पीड़ा सुनी थी और उसने ठान लिया कि जो भी हो, सच सबके सामने आएगा। पर मुल्ला को पता था कि सीधे सीधे आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए उसने अपनी मशहूर नटखट चालों में एक और मस्खरी मिलाकर सारा नाटक रचा। एक रात्रि मुल्ला ने दरबार के पास वाले बाजार में जाकर तीनों मंत्रियों के लिए अलग अलग सूटकेस खरीदे। लोग सोचते रहे कि मुल्ला पागल बन रहा है। उसने सूटकेसों में छोटे छोटे रिकॉर्डिंग वाले जतन नहीं रखे, ना ही कोई भारी दस्तावेज। मुल्ला की योजना किसी जासूसी का खेल नहीं थी, बल्कि एक ऐसा तमाशा था जो सच को बड़ी सफाई से दिखा देता। उसने तीनों मंत्रियों को एक एक नोट भेजा, जिसमें उनका नाम था और लिखा था कि कल सुबह दरबार में राजा की शान बढ़ाने के लिए उन्हें खास सवाल करने का मौका मिलेगा। नोटों पर मुल्ला ने अपने हाथ की सीधी मुहर छाप दी। अगली सुबह जब दरबार लगा तो राजा ने देखा कि तीनों मंत्री बड़े गंभीर मुद्रा में बैठे थे। लोगों की भीड़ जमा थी और हर किसी की आंखें बस उस पल का इंतजार कर रही थी। मुल्ला खुद थोड़ी चंचल सी मुस्कान लिए दरबार में आया और बोला, हुकुम, आज मैं 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके राज्य के हित में हैं। राजा ने उसे देखा और सौम्य हंसी के साथ कहा, बताओ मुल्ला, मैं सुन रहा हूं। मुल्ला ने सबसे पहले फकीरुल्लाह की तरफ देखा। फकीरुल्लाह ने ठंडे स्वर में पूछा, मुल्ला, तुम क्या जानोगे? मुल्ला ने गंभीर होते हुए कहा, मैं मुश्किलों को जानता हूं और उन्हें हल भी कर देता हूं, पर आज मुझे बस 3 नकाब उतारने हैं। पहले नकाब उतारते हुए मैं बताऊंगा कि फकीरुल्लाह कैसे रात के अंधेरे में चोरी छिपे व्यापारियों से जमीनों के कागजी दस्तावेज छीनता है। फकीरुल्लाह की आंखों में हल्की नापसंदगी थी, पर उसने मुस्कुराने का नाटक किया। मुल्ला ने बड़े शांत स्वर में कहा, फकीरुल्लाह एक बड़ा दिलदार दिखता है। वो हर गरीब को दुआ देता है, पर उसकी जेब में हमेशा शहर के 10 बड़े व्यापारियों के नाम लिखे होते हैं। वो उन व्यापारियों के घर कोई न कोई समस्या ढूंढ निकालता है, फिर वहां पापड़ बेलने वाले लोग झूठे गवाह बन जाते हैं और नामों के बदले कुछ रुपयों की मोटी थैली उसके पास आ जाती है। ये सुनते ही दरबार में हलचल मची। व्यापारियों के चेहरे लाल हो गए। राजा के भौहें सिकुड़ गई, पर उसने कहा, तर्क भी दो, केवल इल्जाम से क्या फायदा? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हुकुम, तर्क तो वही बताएंगे जो सच है। जब रात हुई तो फकीरुल्लाह ने अपने हाथ में एक सूटकेस रखा। उसमें उसने लोगों की दी हुई घुसें और कुछ कागज रखे। सुबह वो उन कागजों को जलाता है ताकि कोई सबूत न रहे। पर क्या आप जानते हैं कि उसकी जलती हुई राख अब भी उन्हीं व्यापारियों के दिलों में जल रही है? ये बात सुनकर फकीरुल्लाह लाल पड़ी। उसने जवाब दिया, तुम झूठ बोले हो। मुल्ला ने नाटकीय स्वर में कहा, ऐसे झूठ है जो अपने आप सच बन जाते हैं। हुकुम। फकीरुल्लाह नाराज होकर उठने ही वाला था कि मुल्ला ने अचानक गोविंदराज का नाम ले लिया। गोविंदराज ने मासूमियत से पूछा, मुल्ला,
अब मेरा क्या? मुल्ला ने बिना हिचकिचाहट के कहा। गोविंदराज बड़े धर्मपरायण दिखते हैं। वो मंदिरों के पास खड़े होकर भजन सुनते हैं और लोगों के चरण छूते हैं, पर मंदिर के पूजा पंडे के पीछे उसके कई हिसाब किताब छिपे हैं। गोविंदराज कुछ जमीनों की दलाली करता है और फिर उन जमीनों को मंदिर के नाम पर चढ़ाने का नाटक रचता है। ये सुनकर मंदिर वाले झुक गए और कुछ लोग फुसफुसाने लगे। गोविंदराज ने कठोर आवाज में कहा, मेरी सेवा मुझे सम्मान देती है, ये सुनियोजित आरोप है। मुल्ला ने जलील सा व्यक्तित्व दिखाते हुए कहा, जब कोई धर्म का ढोंग करता है तो देवता भी तसल्ली से सोते नहीं। गोविंदराज का सूटकेस भी कुछ अजीब चीजों से भरा था। उसमें उसने जमीनों के कागजों की असल नकल रखी थी और मंदिर के खजाने में डालने के नाम पर झूठे रसीदें बनाई थी। जनता में चर्चा बढ़ी और राजा की आंखों में चिंता की झलक आई। अभिज्ञान बढ़ने लगा, पर मुल्ला ने अभी तीसरे मंत्री का नाम भी नहीं लिया था। शमीम अली, जो शाही खजांची का काम संभालता था, अघोषित रूप से ही अमीर था। वो हर सवाल पर बड़ी शालीनता से मुस्कुराता और कहता, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मुल्ला ने उसकी ओर देखा और बोला, शमीम अली का सूटकेस सबसे भारी था। उसमें सिक्कों की जगह कई छोटे छोटे कागज थे, जिन पर अलग अलग दुकानदारों के नाम और उन पर लिखे नोट्स थे। वो इन नोट्सों के आधार पर लोगों से सहायता मांगता था। शमीम अली के चेहरे पर रंग उतर आया। वो शर्म से बोल नहीं पाया। राजा ने अब सख्ती से पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है, मुल्ला? मुल्ला ने हाथ माथे पर रखा और धीरे से कहा, सबूत मेरी चालाकी नहीं, लोगों की जुबां है। जब मैंने तीनों सूटकेस बाजार में छोड़े तो लोग बोले कि वहां से असामान्य गंध आ रही थी। कुछ ने कहा कि सूटकेस में सोना है, कुछ ने कहा कि कागज है, पर असली बात तब सामने आई जब सूटकेसों में रखे छोटे छोटे पत्रों पर तीनों मंत्रियों के लिखे और मोहरों के निशान मिले। दरबार में एक हलचल और तेज हुई। राज दरबार के मुखिया ने कहा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? किसी ने जाल रचा होगा। मुल्ला ने शांतिपूर्वक कहा, हुकुम, जाल तो वही लोग बुनते हैं जो खुद उस जाल में फंसे हुए हैं। मैंने सूटकेस छोड़कर इन लोगों की नैतिकता पर दाव लगाया। लोग इन सूटकेसों को छूते रहे, पढ़ते रहे और फिर अपनी निजी कहानियां आपस में साझा करने लगे। हर कहानी में उन मंत्रियों की भूमिका उभर कर आई। राजा ने आदेश दिया कि सूटकेसों की जांच करवाई जाए। जांच के समय पता चला कि सूटकेसों में कुछ पत्र और रसीदें थी, जिन्हें स्थानीय व्यापारियों ने जमा किया था। इन रसीदों पर तीनों मंत्रियों के हस्ताक्षर और मोहरें थी। व्यापारियों ने गवाही दी कि कैसे मंत्री उनसे अवैध धन लेते और फिर उसे छोटे छोटे बैकों में जमा कराते। मामला गंभीर हो गया। मंत्री खुद बचाव में कुछ नहीं बोल पाए। उन्होंने कहा कि यह सब साजिश है, पर सच्चाई सामने आने लगी थी। मुल्ला ने यहां अपनी नटखट बारीकी दिखाते हुए कहा, जब सच्चाई दरबार में आती है तो वो फूलों की तरह खिलती नहीं, वो आवाजों की तरह सुनाई देती है। तीनों मंत्रियों की आवाजें अब अलग अलग दिशाओं में फैल चुकी है। राजा परेशान हो गया। उसका भरोसा अपने मंत्रियों पर डगमगा गया। उसने कहा, यदि दोष सिद्ध हुआ तो सजा अनिवार्य है। मुल्ला ने राजा के चेहरे पर मानता की झलक देखी और बोला, हुकुम, सजा देने से पहले हुक्म ये देना उचित होगा कि जनता को न्याय मिले और जो कुछ खोया है वो वापस आए। राजा ने अनुशासन की बात कही और कहा कि मामले की पूरी तरह जांच की जाए। जांच की प्रक्रिया में मुल्ला ने भी कुछ और काम किया। उसने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि वे बेखौफ होकर सच बोलें। उसने शख्सियतों को याद दिलाया कि डर के साए में सच दबकर नहीं रहता। मुल्ला की ये बातें ही उन व्यापारियों के मनोबल को बढ़ा गई और वे खुलकर गवाही देने लगे। कुछ दिनों बाद सारा सच सामने आ गया। फकीरुल्लाह ने व्यापारियों से ली गई रकम का ब्यौरा खोला। गोविंदराज ने मंदिर के नाम पर ली गई जमीनों की लिस्ट दी और शमीम अली ने खजाने के कुछ हिस्सों का हिसाब दिया। तीनों ने बताया कि वे दबाव में थे और मजबूरी में ऐसे काम किए।
पर लोग मानने को तैयार नहीं थे। राजा ने सख्त फैसला लिया कि तीनों मंत्रियों को पदमुक्त करके सार्वजनिक रूप से उनकी गलतियों का बखान किया जाए। पर मुल्ला नसीरुद्दीन ने वहां भी अपना मजाक किया और दिल को छूने वाला तरीका अपनाया। उसने कहा, हुकुम, केवल पदमुक्त करना ही पर्याप्त नहीं होगा। तीनों मंत्री यदि सरेआम गलती मान ले और जनता के सामने माफी मांग ले तो देश की इज्जत भी बनी रहेगी और शिक्षा भी मिलेगी। राजा ने सोचा और उसे सही पाया। उसने तीनों को बुलाया और आदेश दिया कि वे कल सुबह 12 बजे सार्वजनिक मंच पर आकर अपना अपराध माने और जो कुछ चोरी किया गया वो जनता के बीच बांट दिया जाए। सुबह जब मंच सजा हुआ तो पूरे शहर की भीड़ जमा हो गई। तीनों मंत्री घबराए हुए आए। फकीरुल्लाह ने कहा, मुझे शर्म आती है। गोविंदराज ने कहा, मेरी नीयत में कपट था। शमीम अली ने बोला, मैं अपनी कमियों से सीखता हूं। लोग गुस्से और सहानुभूति के मिश्रित भाव में थे। मुल्ला ने वहां चुपसा खड़े होकर अपनी मशहूर एक किस्सा सुनाया। उसने कहा, एक बार 3 चोर एक साथ पकड़े गए। पहला बोला, मैं भूखा था इसलिए चुराया। दूसरा बोला, मैं बीमार था इसलिए चुराया। तीसरा बोला, मेरे पास रुका हुआ पैसों का बवंडर था। तब गांव वालों ने कहा, तुम्हारी कहानियां अलग अलग है पर नतीजा वही है। तीनों मंत्री भी अब 3 चोरों जैसा ही उदाहरण बने हुए थे। लोगों ने ठहाका लगाया, पर ठहाका के बाद हुई निंदा भी कर्णकुंडली में गूंजी। राजा ने आदेश दिया कि तीनों को अब अपने पद की जिम्मेदारी से हटाकर उन्हें गांव-गांव भेजा जाए ताकि वे खुद जनता की पीड़ा समझें और सार्वजनिक सेवा का अर्थ जानें। साथ ही जो धन इकट्ठा किया गया था उसे सार्वजनिक कार्यों में लगाया जाएगा। यहां कहानी में एक और मोड़ आया। तीनों मंत्री सार्वजनिक सेवा के लिए निकले, पर वे चाहते थे कि उनकी इज्जत बची रहे। फकीरुल्लाह ने सोचा कि अगर वो अपनी बुद्धि से काम करेगा तो वो फिर से वही नाइट खोल सकेगा, पर अब लोगों की आंखें खुल चुकी थी। गोविंदराज ने धर्म के नाम पर चोरी बंद कर दी और मंदिरों के चेहरों पर सच्चाई लाने का काम किया। शमीम अली ने खजांची की गलतियों को सुधारा और छोटे छोटे व्यापारियों के लिए ऋण व्यवस्था शुरू की, जिससे वे अपने कारोबार को दोबारा खड़ा कर सकें। समाप्ति में राजा ने मुल्ला की तारीफ करते हुए कहा, तुमने जो किया वो साहसिक और न्यायपूर्ण दोनों ही था। मुल्ला ने निराला सा लहजा अपनाया और बोला, हुकुम, मैं कभी न्याय का हितैषी रहा हूं, कभी हंसी का साथी। आज जब 3 मंत्री सुधर गए हैं तो मेरा काम सफल हुआ। लोगों ने जय जयकार की और मुल्ला की बातों ने सभी को यह सिखा दिया कि सच्चाई अक्सर आने के लिए नहीं, सुनी जाती है। कई सालों बाद भी लोग उस दिन की बात याद रखते। वे बताते कि कैसे मुल्ला ने सूटकेस रखकर सिर्फ आरोप नहीं लगाए, बल्कि सही मायनों में जनता को अर्जुन की नजर दी। तीनों मंत्री जो कभी अपने फायदे के लिए अन्याय करते थे, अब वही लोग थे जो न्याय की मशाल थामे हुए थे। मुल्ला की मस्ती और उसकी चतुराई ने दरबार की हवा बदल दी। कहानी का असली सबक ये नहीं था कि कैसे 3 मंत्री पकड़े गए, बल्कि ये था कि कैसे सिस्टम में बदलाव लाया जा सकता है। मुल्ला ने किसी को उठाकर नहीं गिराया, उसने लोगों की आत्मा को जगाया। और जब आत्मा जागती है तो सत्ता खुद ब खुद सही राह पकड़ती है। उस दिन के बाद राजा ने भी अपने फैसलों में लोगों की राय को महत्व दिया और नीतियों में पारदर्शिता लाई। हजारों छोटी छोटी घटनाएं हुई। फकीरुल्लाह ने अब गरीब किसानों के लिए फसल बीमा की योजना बनवाई। गोविंदराज ने मंदिरों में गरीबों के लिए खाने के प्रबंध सशक्त किए और शमीम अली ने छोटे व्यापारियों को सस्ते ऋण दिए। राज्य में धीरे धीरे खुशहाली आई और लोग मिलकर काम करने लगे। मुल्ला नसीरुद्दीन भी वही था, कभी मजाक करता, कभी गंभीर होता और हमेशा सच का दोस्त बना रहा। कहते हैं कि एक दिन एक युवक मुल्ला से मिला और उसने पूछा, मुल्ला, आपने इतना बड़ा काम क्यों किया? क्या आप डरते नहीं थे कि लोग आप पर उंगली उठाएंगे? मुल्ला ने हाथ पर हाथ रखकर मुस्कुराकर कहा, डरने का काम राजा, चोर और तस्कर करते हैं। जो सच्चाई के साथ खड़ा होता है
वो डरता नहीं। हिम्मत वही है जो सच्चाई के सामने किसी चमकदार पद पर भी झुककर सही रास्ता दिखा दे। युवक ने सिर झुकाकर कहा, आपने तो हमें एक बड़ी सीख दी। समय के साथ कई और कहानियां जुड़ी, पर उस दिन की घटना हमेशा लोगों के दिल में एक मिसाल बनकर रही। मुल्ला की चालाकी ने एक भ्रष्ट व्यवस्था को चुनौती दी और उसे सुधार की राह पर ला खड़ा किया। बादशाह भी चौंक गया था, पर उसने सीख लिया कि कभी कभी सियासत से अधिक जरूरी होता है नैतिक साहस। मुल्ला की बातें आज भी बाजारों में सुनी जाती है, चावल की मंडियों में, हुक्के के पास और बच्चों की खेल खेल में। और बात खत्म इस तरह होती है कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने न सिर्फ 3 मंत्री की पोल खोली, बल्कि पूरे समाज को आईना दिखा दिया। जब लोग उस आईने में खुद को देखते थे तो समझ आते कि छोटे छोटे काम मिलकर बड़ा बदलाव करते हैं। मुल्ला ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि, हंसी और सच मिलकर किसी भी दरबार को हिला सकते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम ही सुनते ही लोग हंस पड़ते थे। उसकी चालाकी और मस्ती में अक्सर कोई न कोई सबक छुपा होता। मुल्ला के साथ उसका भरोसेमंद गधा भी था, गधा जिसका नाम खुद ही मुल्ला ने रखा था, चमचा। चमचा न केवल मुल्ला का साथी था, बल्कि उसकी हर शरारत का साथ देने वाला पक्का साथी भी था। दोनों की जोड़ी गांव बाजार में मशहूर थी। मुल्ला हमेशा कहता, चमचा मेरे दिल का हिस्सा है, और जब दिल जिद्दी हो तो दुनिया को समझाना पड़ता है। फिर मुल्ला ने चमचे को कहा कि वो व्यापारी के तंबू के पास जाकर बैग रख दे। तमाम लोग ये देखकर अचंभित हुए कि चमचा सीधे व्यापारी के सामने गया और बैग वहां रख दिया। व्यापारी ने गुस्से में आकर कहा, ये करिश्मा बंद करो और मलाई हटाओ। मुल्ला ने पूछा, क्या तुम जांच के लिए तैयार हो? व्यापारी ने गर्व से कहा, हां। मुल्ला ने बैग खोलने को कहा और भीड़ में कुछ लोग बैग के अंदर रखे पत्थरों को दिखाने लगे। तभी चमचा ने अप्रत्याशित हरकत की। उसने अपने मुंह से एक पत्थर उठाया और उसे व्यापारी के पास फेंक दिया। पत्थर गिरा और टकराकर अंदर की कागजें हवा में उड़ गई। सभी कागजों पर वही रसीदें और दामों की सूची उभर आई जो दुकानदारों ने बताई थी। भीड़ में शोर मचा और व्यापारी का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा कि यह सब जाल है, किसी ने यहां जादू कर दिया। मुल्ला ने ध्यान से कहा, यह जाल नहीं है, यह आपकी खुद की चाल है जो अब सामने आ गई है। व्यापारी ने अपना बचाव करना चाहा, पर रसीदों के सामने शब्द कम पड़ गए। मुल्ला ने आगे कहा, यदि तुमने लोगों से लेन देन की अशुद्धियां नहीं की तो तुम क्यों खैर खो रहे हो? व्यापारी चुप बैठ गया। मुल्ला का मकसद केवल व्यापारी को शर्मिंदा करना नहीं था। उसने तय किया कि जो कुछ लिया गया था उसे वापस किया जाए और दुकानदारों को मुआवजा दिया जाए। इसलिए मुल्ला ने गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को कहा कि वे व्यापारी के साथ मिलकर निपटारे का रास्ता निकालें। व्यापारी ने अपनी शान बचाने के लिए सहमति दिखाई कि वो जो भी अनुचित रूप से लिया है उसे लौटाएगा और आगे से गांव के नियमों का सम्मान करेगा। भीड़ ने राहत की सांस ली, पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। मुल्ला ने व्यापारी को एक शर्त और दी। उसने कहा, तुम्हें जो चीजें मिली वे केवल धन की बातें नहीं थी। तुमने लोगों का आत्मसम्मान छीना और उनके छोटे छोटे संघर्षों को हल्का समझा। इसलिए तुम आज से गांव के लिए कुछ काम करोगे। तुम वहां जाकर व्यापार सिखाओगे और जो भी नुकसान हुआ है उसे ठीक करने में मदद करोगे। और हां, चमचा को जो चीजें मिली थी वे तुम वापस मोलभाव के साथ बेचोगे, पर सच्चे दाम पर। व्यापारी ने समझकर माना और लोगों ने मिलकर उस दिन एक समझौता लिखा। कुछ सप्ताहों बाद स्थिति बदल गई। व्यापारी ने अपनी चाल बदली और असल में गांव के व्यापारियों से मिलकर काम करने लगा। उसने सस्ते दाम और उचित नीतियां अपनाई। कुछ लोग ईमानदारी से ये मानने लगे कि मुल्ला ने उन्हें सही राह दिखाई। चमचा को भी गांव वालों ने प्यार से देखा और उसे मीठे पेठे और जंगली घास से भरा टोकरी दी गई। मुल्ला ने भी उस व्यापारी से कहा कि वो सीख लेते हुए दूसरों का जीवन सुधारे।
कहानी का असली मजा तब आया जब व्यापारी ने एक बार मुल्ला से पूछा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने चोरी को चोरी ही कहा, पर तुमने मेरे सबक का तरीका बड़ा विचित्र रखा। मुल्ला ने हाथ से अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, मेरा मकसद तुम्हें नंगा करना नहीं था, हुकुम। पर जब कोई चलता फिरता कानून बनाकर लोगों को बांट देता है, तब उसे समझाना पड़ता है कि इंसानियत पहले आती है और दाम बाद में। लोगों के चेहरे पर मुस्कान वापस आनी चाहिए, और यही असली व्यापार है। व्यापारी ने सिर झुकाया और गहरी सांस ली। समय के साथ व्यापारी गांव का मित्र बन गया। उसने बच्चों के लिए किताबें भेजी और महिला व्यापारियों को प्रशिक्षण दिया। चमचा का जीवन भी पहले से बेहतर हो गया। मुल्ला नसीरुद्दीन फिर से बाजार में वही बैठा कि कोई नया किस्सा बताए। वो कहानियां बनाता रहा, जिनमें कभी कोई ठगा गया, कभी कोई सीख पाया, पर हर बार सत्य और इंसाफ की जीत होती। कई साल बाद गांव के बुजुर्ग बताते कि कैसे मुल्ला और चमचा ने उस व्यापारी को बदल दिया। वे कहते कि मुल्ला की चालाकी लूट की तरह लगती थी, पर असल में वो लूट नहीं करता था। वो केवल झूठ और घमंड को छीनकर सही जगह लौटाता था। और चमचा तो वही था। कभी भार उठाता, कभी नीले आसमान में अपनी टहनी हिलाता और सभी को हंसी में उड़ा देता। किसी ने एक बार मुल्ला से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम खुद कब अपराधी बन जाओगे जब तुम किसी की संपत्ति छीनते हो? मुल्ला ने गंभीर होते हुए कहा, बेटा, मैं कभी किसी की जरूरत पूरी नहीं छीनता। मैं केवल दिखावे को उतारता हूं। और अगर किसी की गलती होती है तो उसे सजा देने की बजाय उसे रास्ता दिखाना ज्यादा जरूरी होता है। न्याय की आवाज तभी सचमुच बुलंदी पर पहुंचेगी जब हम सबको समझ आए कि प्रेम और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। और ऐसे ही मुल्ला नसीरुद्दीन और उसके गधे चमचा की ये कहानी गांव की गली-गली में सुनाई जाती रही। लोग हंसते हुए बताते कि कैसे एक व्यापारी को लूटा गया, पर असल में उसे इंसाफ और दया दी गई। मुल्ला ने फिर भी कहा, लूट तो वही है जो दिल से होती है। अगर तुम किसी का आत्मसम्मान चुरा लो, वही सबसे बड़ी लूट है। हमने उस लूट को वापस कर दिया। समाप्त होने से ठीक पहले एक रात जब चांदनी हल्की सी थी, मुल्ला अपने गधे के साथ गांव के कच्चे रास्ते पर चला। उसने चमचे के कानों पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो चमचा, आज हमने एक और आत्मा को रास्ता दिखा दिया। पर याद रखना, असली परिवर्तन तब आता है जब लोग खुद बदलने का निर्णय लें। हम केवल चिंगारी जला सकते हैं, आग तो लोगों के अपने दिलों में जलनी चाहिए। चमचा ने जैसे सहमति में गूंजा और मुल्ला हंस पड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी चालाकी और थोड़ा ड्रामे के साथ भी न्याय किया जा सकता है, बशर्ते इरादा नेक हो और परिणाम लोगों की भलाई के लिए हो। मुल्ला नसीरुद्दीन की तरह मजाकिया, बुद्धि और चमचा जैसा धीरज साथ हो तो दुनिया में बदलाव आसान हो जाता है। और वो व्यापारी, वो आज भी गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है कि ईमानदारी ही असली दौलत है। गांव के लोग चांदनी रातों और धूप दोनों में एक ही चीज की कमी महसूस कर रहे थे, पानी। महीनों से बरसात नहीं हुई थी, कुएं सूखने लगे थे और खेतों की जमीन दरक कर चपट सी हो रही थी। लोग दिन रात कुएं की ओर नजरें गड़ाए रहते, पर हर बार वहां एक ही निराशा मिलती, पानी घटता जा रहा था। उस गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन की कैद हमेशा बनी रहती, पर आज वो अपने गधे के साथ बाजार में नहीं हंस रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी, पर उसकी दृष्टि वही चतुर मुस्कान में छिपी हुई थी जो किसी भी मुश्किल को हल्के में लेकर चलते हुए समाधान ढूंढ लेती थी। मुल्ला का गधा थोड़ा आलसी था, पर उसका नाम चमचा नहीं था। गांव के लोगों ने उसे कृष्णा कहा था, क्योंकि उसकी पीठ काली और धीरे धीरे चलने की आदत कुछ कृष्ण की तरह शांत दिखती। कृष्णा और मुल्ला दोनों ही उस कुएं के पास जाते थे जहां गांव के सबसे बड़े किसान और कुछ मुखिया हर शाम पानी बांटते। कुआं अब उतना गहरा नहीं रहा था, जो बचा था वह भी मानो किसी ने सिकोड़ लिया हो। मुल्ला ने कई बार गांव वालों से कहा कि पानी साझा करना चाहिए,
पर हर बार बात किसी विवाद में बदल जाती। कुछ लोग डरते थे कि अगर सबको बराबर दिया गया तो उनका हिस्सा घटेगा। कुछ कहते थे कि पहले जिसने ज्यादा दे रखा है उसे अधिकार ज्यादा है। ऐसे में बहस और बढ़ी और कुएं की बारीक सी बूंदें भी। फिर मुल्ला ने चमचे को कहा कि वो व्यापारी के तंबू के पास जाकर बैग रख दे। तमाम लोग ये देखकर अचंभित हुए कि चमचा सीधे व्यापारी के सामने गया और बैग वहां रख दिया। व्यापारी ने गुस्से में आकर कहा, "ये करिश्मा बंद करो और मलाई हटाओ।" मुल्ला ने पूछा, "क्या तुम जांच के लिए तैयार हो?" व्यापारी ने गर्व से कहा, "हां।" मुल्ला ने बैग खोलने को कहा और भीड़ में कुछ लोग बैग के अंदर रखे पत्थरों को दिखाने लगे। तभी चमचा ने अप्रत्याशित हरकत की। उसने अपने मुंह से एक पत्थर उठाया और उसे व्यापारी के पास फेंक दिया। पत्थर गिरा और टकराकर अंदर की कागजें हवा में उड़ गई। सभी कागजों पर वही रसीदें और दामों की सूची उभर आई जो दुकानदारों ने बताई थी। भीड़ में शोर मचा और व्यापारी का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा कि यह सब जाल है, किसी ने यहां जादू कर दिया। मुल्ला ने ध्यान से कहा, "यह जाल नहीं है, यह आपकी खुद की चाल है जो अब सामने आ गई है।" व्यापारी ने अपना बचाव करना चाहा पर रसीदों के सामने शब्द कम पड़ गए। मुल्ला ने आगे कहा, "यदि तुमने लोगों से लेन देन की अशुद्धियां नहीं की तो तुम क्यों खैर खो रहे हो?" व्यापारी चुप बैठ गया। मुल्ला का मकसद केवल व्यापारी को शर्मिंदा करना नहीं था। उसने तय किया कि जो कुछ लिया गया था उसे वापस किया जाए और दुकानदारों को मुआवजा दिया जाए। इसलिए मुल्ला ने गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को कहा कि वे व्यापारी के साथ मिलकर निपटारे का रास्ता निकालें। व्यापारी ने अपनी शान बचाने के लिए सहमति दिखाई कि वो जो भी अनुचित रूप से लिया है उसे लौटाएगा और आगे से गांव के नियमों का सम्मान करेगा। भीड़ ने राहत की सांस ली, पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। मुल्ला ने व्यापारी को एक शर्त और दी। उसने कहा, "तुम्हें जो चीजें मिली वे केवल धन की बातें नहीं थी। तुमने लोगों का आत्मसम्मान छीना और उनके छोटे छोटे संघर्षों को हल्का समझा। इसलिए तुम आज से गांव के लिए कुछ काम करोगे। तुम वहां जाकर व्यापार सिखाओगे और जो भी नुकसान हुआ है उसे ठीक करने में मदद करोगे। और हां, चमचा को जो चीजें मिली थी वे तुम वापस मोलभाव के साथ बेचोगे, पर सच्चे दाम पर।" व्यापारी ने समझकर माना और लोगों ने मिलकर उस दिन एक समझौता लिखा। कुछ सप्ताहों बाद स्थिति बदल गई। व्यापारी ने अपनी चाल बदली और असल में गांव के व्यापारियों से मिलकर काम करने लगा। उसने सस्ते दाम और उचित नीतियां अपनाई। कुछ लोग ईमानदारी से ये मानने लगे कि मुल्ला ने उन्हें सही राह दिखाई। चमचा को भी गांव वालों ने प्यार से देखा और उसे मीठे पेठे और जंगली घास से भरा टोकरी दी गई। मुल्ला ने भी उस व्यापारी से कहा कि वो सीख लेते हुए दूसरों का जीवन सुधारे। कहानी का असली मजा तब आया जब व्यापारी ने एक बार मुल्ला से पूछा, "तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने चोरी को चोरी ही कहा, पर तुमने मेरे सबक का तरीका बड़ा विचित्र रखा।" मुल्ला ने हाथ से अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, "मेरा मकसद तुम्हें नंगा करना नहीं था, हुकुम। पर जब कोई चलता फिरता कानून बनाकर लोगों को बांट देता है तब उसे समझाना पड़ता है कि इंसानियत पहले आती है और दाम बाद में। लोगों के चेहरे पर मुस्कान वापस आनी चाहिए और यही असली व्यापार है।" व्यापारी ने सिर झुकाया और गहरी सांस ली। समय के साथ व्यापारी गांव का मित्र बन गया। उसने बच्चों के लिए किताबें भेजी और महिला व्यापारियों को प्रशिक्षण दिया। चमचा का जीवन भी पहले से बेहतर हो गया। मुल्ला नसीरुद्दीन फिर से बाजार में वही बैठा कि कोई नया किस्सा बताए। वो कहानियां बनाता रहा जिनमें कभी कोई ठगा गया, कभी कोई सीख पाया, पर हर बार सत्य और इंसाफ की जीत होती। कई साल बाद गांव के बुजुर्ग बताते कि कैसे मुल्ला और चमचा ने उस व्यापारी को बदल दिया। वे कहते कि मुल्ला की चालाकी लूट की तरह लगती थी, पर असल में वो लूट नहीं करता था। वो केवल झूठ और घमंड को छीनकर सही जगह लौटाता था।
और चमचा? चमचा तो वही था। कभी भार उठाता, कभी नीले आसमान में अपनी टहनी हिलाता और सभी को हंसी में उड़ा देता। किसी ने एक बार मुल्ला से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम खुद कब अपराधी बन जाओगे जब तुम किसी की संपत्ति छीनते हो? मुल्ला ने गंभीर होते हुए कहा, बेटा, मैं कभी किसी की जरूरत पूरी नहीं छीनता। मैं केवल दिखावे को उतारता हूं। और अगर किसी की गलती होती है तो उसे सजा देने की बजाय उसे रास्ता दिखाना ज्यादा जरूरी होता है। न्याय की आवाज तभी सचमुच बुलंदी पर पहुंचेगी जब हम सबको समझ आए कि प्रेम और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। और ऐसे ही मुल्ला नसीरुद्दीन और उसके गधे चमचा की ये कहानी गांव की गली-गली में सुनाई जाती रही। लोग हंसते हुए बताते कि कैसे एक व्यापारी को लूटा गया पर असल में उसे इंसाफ और दया दी गई। मुल्ला ने फिर भी कहा, लूट तो वही है जो दिल से होती है। अगर तुम किसी का आत्मसम्मान चुरा लो, वही सबसे बड़ी लूट है। हमने उस लूट को वापस कर दिया। समाप्त होने से ठीक पहले एक रात जब चांदनी हल्की सी थी, मुल्ला अपने गधे के साथ गांव के कच्चे रास्ते पर चला। उसने चमचे के कानों पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो चमचा, आज हमने एक और आत्मा को रास्ता दिखा दिया। पर याद रखना, असली परिवर्तन तब आता है जब लोग खुद बदलने का निर्णय लें। हम केवल चिंगारी जला सकते हैं, आग तो लोगों के अपने दिलों में जलनी चाहिए। चमचा ने जैसे सहमति में गूंजा और मुल्ला हंस पड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी चालाकी और थोड़ा ड्रामे के साथ भी न्याय किया जा सकता है, बशर्ते इरादा नेक हो और परिणाम लोगों की भलाई के लिए हो। मुल्ला नसीरुद्दीन की तरह मजाकिया, बुद्धि और चमचा जैसा धीरज साथ हो तो दुनिया में बदलाव आसान हो जाता है। और वो व्यापारी, वो आज भी गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है कि ईमानदारी ही असली दौलत है। गांव के लोग चांदनी रातों और धूप दोनों में एक ही चीज की कमी महसूस कर रहे थे, पानी। महीनों से बरसात नहीं हुई थी, कुएं सूखने लगे थे और खेतों की जमीन दरक कर चपट सी हो रही थी। लोग दिन रात कुएं की ओर नजरें गड़ाए रहते, पर हर बार वहां एक ही निराशा मिलती, पानी घटता जा रहा था। उस गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन की कैद हमेशा बनी रहती, पर आज वो अपने गधे के साथ बाजार में नहीं हंस रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी, पर उसकी दृष्टि वही चतुर मुस्कान में छिपी हुई थी जो किसी भी मुश्किल को हल्के में लेकर चलते हुए समाधान ढूंढ लेती थी। मुल्ला का गधा थोड़ा आलसी था, पर उसका नाम चमचा नहीं था। गांव के लोगों ने उसे कृष्णा कहा था, क्योंकि उसकी पीठ काली और धीरे धीरे चलने की आदत कुछ कृष्ण की तरह शांत दिखती। कृष्णा और मुल्ला दोनों ही उस कुएं के पास जाते थे जहां गांव के सबसे बड़े किसान और कुछ मुखिया हर शाम पानी बांटते। कुआं अब उतना गहरा नहीं रहा था, जो बचा था वह भी मानो किसी ने सिकोड़ लिया हो। मुल्ला ने कई बार गांव वालों से कहा कि पानी साझा करना चाहिए, पर हर बार बात किसी विवाद में बदल जाती। कुछ लोग डरते थे कि अगर सबको बराबर दिया गया तो उनका हिस्सा घटेगा। कुछ कहते थे कि पहले जिसने ज्यादा दे रखा है उसे अधिकार ज्यादा है। ऐसे में बहस और बढ़ी और कुएं की बारीक सी बूंदें भी। एक दिन की बात है, बाजार में अजनबी एक व्यापारी आया। उसका ड्राइंग रूम जैसा बड़ा तंबू और चमकदार सामान देखकर लोग चकित थे। वो सज्जन दिखता था, पर बातों में कितनी चालाकी थी, ये जल्दी पता नहीं चला। उसने अपने सामान की कीमतें ऊंची रख दी, और जो कोई भी उसके पास गया उसे ये एहसास दिलाता कि वही सचमुच बुद्धिमान और काम का व्यक्ति है। वो धीरे धीरे गांव के छोटे दुकानदारों को बेइज्जत करने लगा, अपने सौदों में बारीक नियम जोड़कर उन्हें फंसाने लगा, और जो उसकी नापसंद सुनी उसे वो कमतर आंकता। मुल्ला ने ये सब देखा। मुल्ला का स्वभाव ऐसा था कि जब कोई बेवारिस पीड़ा झेलता तो वो चुप नहीं बैठता। चमचा ने भी एक दिन उस व्यापारी के तंबू के पास खड़ा होकर उसकी बातें सुनी थी। चमचा ने मुल्ला को अपने मुंह के छोटे छोटे इशारों से सब कुछ बताया। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, भाई चमचा, कभी कभी न्याय के लिए हंसी से बड़ी तलवार कोई नहीं।
उसने निश्चय किया कि इस बार वो किसी तरह उस व्यापारी की चालाकी सबके सामने लाकर रखेगा। मगर मुल्ला ये भी नहीं चाहता था कि किसी का जीवन खराब हो। उसकी मंशा सजा देने की नहीं, सीख दिलाने की थी। एक शाम जब पंचायत की सभा खत्म हुई और लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे, मुल्ला और चमचा बाजार के किनारे बैठे हुए थे। मुल्ला ने महसूस किया कि सीधे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। लोग व्यापारी के चक्कर में उलझे हुए थे और जो सच था उसे सुनने को तत्पर नहीं थे। इसलिए मुल्ला ने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जिसमें हंसी भी होगी और सबक भी। योजना यह थी कि वे व्यापारी की चालाकियों को उसी के तरीके से उजागर करेंगे जिससे वो सबसे ज्यादा शर्मिंदा हो। अगले दिन मुल्ला ने चमचे को सजाद जाकर सजाया। चमचे पर रंगीन रुमाल बांधे, एक पुराना बड़ा बैग झुलाया और अपनी जेब से एक नकली सोने जैसा पत्थर निकाला। मुल्ला ने बैग में कुछ ऊंचे दाम की चीजें रखीं, पर असली सोना नहीं, सिर्फ चमकदार पत्थर और कुछ पुराने सिक्कों जैसे दिखने वाले टुकड़े। मुल्ला ने सब कुछ ऐसा रखा कि दूर से देखकर वही चीजें असली मान लगे। चमचा बड़े गंभीर अभिनय के साथ बाजार में टहलने लगा और मुल्ला उसके पीछे पीछे चलता रहा। व्यापारी ने चमचा को देखते ही अपनी आंखें चमका ली। उसने सोचा कि ये कुछ नया माल लेकर आया है और उसे तुरंत खरीदने की इच्छा जगी। वो नजदीक आया और अपने बड़े बड़े शब्दों में बोलने लगा, भाई, क्या ये असली माल है? तुम्हारा दाम क्या है? चमचा सिर्फ खूब से भरा गूंजता हुआ हंसा और मुल्ला ने चुपके से कहा, जी हां, ये अनमोल चीजें हैं, पर बहुत कीमती नहीं। कीमत आपकी समझ के अनुसार रखें। व्यापारी ने अपनी चालाकी में कोई कमी नहीं रखी। उसने कीमत उस समय के बाजार भाव से कहीं ज्यादा बोली और चमचे को भीड़ के सामने अपमानित किया कि वो अपना माल बेचने लायक नहीं है अगर दाम उतना नहीं मिलेगा जो उसने मांगा। मुल्ला ने आंखों में मासूमियत लिए कहा, हुकुम, हम तो आम लोग हैं, हमें वास्तविक कीमत नहीं पता। जो आप बताएं वही सही है। व्यापारी ने हल्की ठठाई के साथ कहा, तो सुनो, मैं तुम्हें यह सामान ऐसे ही खरीद लेता हूं, पर पहले मेरा छोटा नियम मानो। इस गांव के कुछ दुकानदारों से जब भी लेन देन करो, मेरे बताए दाम पर ही खरीदो, और अगर तुम किसी और से सस्ता माल पाते हो तो भी मेरे बताए दाम से ऊपर चढ़कर करोगे। चमचा ने ऐसे देखा मानो बात समझ गया हो और मुल्ला ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। व्यापारी को लगा कि उसने अच्छे से फंसा लिया है। वो अपने नक्शे के हिसाब से छोटे दुकानदारों से मिलकर उन्हें अपने दाम थोपने लगा। दुकानदारों के पास विकल्प कम थे। धीरे धीरे व्यापारी की शान बढ़ती गई और उसका प्रभाव गांव के व्यापार पर पड़ने लगा। कुछ दुकानदारों ने उक्त नियम सहमान कर लिए, पर कुछ ने विरोध भी किया। मुल्ला ने उन विरोधियों से कहा, हम सब भाई हैं, हमें मिलकर सोचना चाहिए। पर मुल्ला के मन में और भी योजना थी। एक हफ्ते बाद मुल्ला ने बाजार में घोषणा करवा दी कि अगले दिन एक बड़ा करामाती मेला लगेगा, जहां दूर दूर से व्यापारी आएंगे और सबको सस्ते दामों पर माल बांटा जाएगा। ये सुनकर लोग उत्साहित हुए और भीड़ उमड़ पड़ी। मुल्ला ने सीक्रेटली अपने कुछ दोस्त और कुछ ईमानदार दुकानदारों से कहा कि वे उस दिन आकर व्यापारी की चालाकी उजागर करने में मदद करें। वे सभी तैयार हो गए। मेला दिन आया। लोगों ने रंग बिरंगे झंडे लगाए, दही, मिठाई और नाच गाने की आवाजें गूंजने लगी। व्यापारी ने सोचा कि ये मौका है अपने माल की बड़ी बिक्री का, और वो बड़ा सा तंबू लगाकर बैठ गया। चमचा और मुल्ला ने अपने बैग को बीच बाजार में रखा और मुल्ला ने जोर से कहा, जो कुछ भी इस बैग में है वो सिर्फ 1 ही रुपए का है, पर इसे बेचने से पहले मैं सभी से कुछ कहना चाहूंगा। भीड़ रुकी। व्यापारी की आंखें तेज हुई और उसने सोचा कि ये अवसर उसका है। मुल्ला ने बड़े शालीन तरीके से कहा, हम सब जानते हैं कि हाल ही में कुछ नए व्यापारी आए हैं जो गांव के नियम बदलना चाहते हैं। वे अपने दाम थोपते हैं और लोगों को सोचने का मौका नहीं देते, पर आज मैं इस बैग की असली कीमत बताए बिना उसे खुलवाऊंगा। मुल्ला ने बैग खोला
और चमकदार पत्थरों व पुराने सिक्कों की तरह दिखने वाली चीजों को बाहर निकाला। भीड़ में चहल पहल हुई। उस व्यापारी ने समझा कि अब सबको पता चल जाएगा कि असली माल क्या है। उसने तुरंत तेज आवाज में कहा, यह फटा हुआ माल है, इन चीजों का कोई मूल्य नहीं, ये सब नकल है। मुल्ला ने नाटकीयता से कहा, हुकुम, यही बात तो मैं कहना चाहता था। आपने ये कहा कि बाजार का नियम आपका है और जो सस्ता माल दिखे उसे आप नकार देते हो, पर जब दिखावे पर सब कुछ खरीदने की आदत पड़ी है तो हम असली और नकली का फर्क ही खो बैठते हैं। भीड़ में शोर मचा। कुछ लोगों ने व्यापारी पर चिल्लाया, तुमने हमारे पैसे छीन लिए। व्यापारी ने अपनी अक्ल झांकी और कहा, नहीं, मैं तो सिर्फ नियम बता रहा था। मुल्ला ने मंद मुस्कान के साथ कहा, नियम बताते इतना अधिकार किसने दे दिया? यहां से मुल्ला ने असली चाल चली। उसने बुलाया कि उन दुकानदारों से कागज और पेन लाएं जो व्यापारी के साथ हुए व्यापार की रसीदें और लेन देन दिखा सकें। कुछ दुकानदारों ने साहस करके रसीदें दिखाई और बताया कि कैसे व्यापारी ने उन्हें दबाकर ऊंचे भाव थोपे और उन पर झूठे शर्तें लिख दी। ये सुनकर लोगों का गुस्सा बढ़ा। व्यापारी ने बचाव में कहा कि वो सब कुछ कानूनी तरीके से करता है, पर मुल्ला ने उसकी बात काटते हुए कहा, कानून वही है जिसका पालन लोगों की भलाई के लिए हो। आपका कानून वश में रखने का हथियार बन गया है। कुछ लोगों के हिसाब से उठ जाती रही। तभी गांव में एक नया साहूकार आया जिसके कपड़े चमकदार और शब्द मीठे थे। उसने अपने तंबू के पास एक बड़ा सा ड्रम रखा और कहा कि वो कुएं से पानी बेच देगा। लोग पहले झिझके, पर जब साहूकार ने कुछ दिनों तक मुफ्त में पानी बांटा और लोगों के घर के छोटे छोटे खर्चों में मदद की तो उन्होंने उसे आने दिया। साहूकार ने कहा, मैं कुएं से पानी लाऊंगा, साफ करूंगा और फिर आप लोगों को उचित दाम पर दूंगा। कुछ लोग मान गए। साहूकार ने जल्दी ही कुएं के पास। एक दिन की बात है, बाजार में अजनबी एक व्यापारी आया। उसका ड्राइंग रूम जैसा बड़ा तंबू और चमकदार सामान देखकर लोग चकित थे। वो सज्जन दिखता था, पर बातों में कितनी चालाकी थी ये जल्दी पता नहीं चला। उसने अपने सामान की कीमतें ऊंची रख दी और जो कोई भी उसके पास गया उसे ये एहसास दिलाता कि वही सचमुच बुद्धिमान और काम का व्यक्ति है। वो धीरे धीरे गांव के छोटे दुकानदारों को बेइज्जत करने लगा, अपने सौदों में बारीक नियम जोड़कर उन्हें फंसाने लगा और जो उसकी नापसंद सुनी उसे वो कमतर आंकता। मुल्ला ने ये सब देखा। मुल्ला का स्वभाव ऐसा था कि जब कोई बेवारिस पीड़ा झेलता तो वो चुप नहीं बैठता। चमचा ने भी एक दिन उस व्यापारी के तंबू के पास खड़ा होकर उसकी बातें सुनी थी। चमचा ने मुल्ला को अपने मुंह के छोटे छोटे इशारों से सब कुछ बताया। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, भाई चमचा, कभी कभी न्याय के लिए हंसी से बड़ी तलवार कोई नहीं। उसने निश्चय किया कि इस बार वो किसी तरह उस व्यापारी की चालाकी सबके सामने लाकर रखेगा। मगर मुल्ला ये भी नहीं चाहता था कि किसी का जीवन खराब हो। उसकी मंशा सजा देने की नहीं, सीख दिलाने की थी। एक शाम जब पंचायत की सभा खत्म हुई और लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे, मुल्ला और चमचा बाजार के किनारे बैठे हुए थे। मुल्ला ने महसूस किया कि सीधे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। लोग व्यापारी के चक्कर में उलझे हुए थे और जो सच था उसे सुनने को तत्पर नहीं थे। इसलिए मुल्ला ने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जिसमें हंसी भी होगी और सबक भी। योजना ये थी कि वे व्यापारी की चालाकियों को उसी के तरीके से उजागर करेंगे जिससे वो सबसे ज्यादा शर्मिंदा हो। अगले दिन मुल्ला ने चमचे को सजाद जाकर सजाया, चमचे पर रंगीन रुमाल बांधे, एक पुराना बड़ा बैग झुलाया और अपनी जेब से एक नकली सोने जैसा पत्थर निकाला। मुल्ला ने बैग में कुछ ऊंचे दाम की चीजें रखीं, पर असली सोना नहीं, सिर्फ चमकदार पत्थर और कुछ पुराने सिक्कों जैसे दिखने वाले टुकड़े। मुल्ला ने सब कुछ ऐसा रखा कि दूर से देखकर वही चीजें असली माल लगे। चमचा बड़े गंभीर अभिनय के साथ बाजार में टहलने लगा और मुल्ला उसके पीछे पीछे चलता रहा।
व्यापारी ने चमचा को देखते ही अपनी आंखें चमका ली। उसने सोचा कि ये कुछ नया माल लेकर आया है और उसे तुरंत खरीदने की इच्छा जगी। वो नजदीक आया और अपने बड़े बड़े शब्दों में बोलने लगा, भाई, क्या ये असली माल है? तुम्हारा दाम क्या है? चमचा सिर्फ खूफ से भरा गूंजता हुआ हंसा और मुल्ला ने चुपके से कहा, जी हां, ये अनमोल चीजें हैं, पर बहुत कीमती नहीं। कीमत आपकी समझ के अनुसार रखें। व्यापारी ने अपनी चालाकी में कोई कमी नहीं रखी। उसने कीमत उस समय के बाजार भाव से कहीं ज्यादा बोली और चमचे को भीड़ के सामने अपमानित किया कि वो अपना माल बेचने लायक नहीं है अगर दाम उतना नहीं मिलेगा जो उसने मांगा। मुल्ला ने आंखों में मासूमियत लिए कहा, हुकुम, हम तो आम लोग हैं, हमें वास्तविक कीमत नहीं पता। जो आप बताएं वही सही है। व्यापारी ने हल्की ठठाई के साथ कहा, तो सुनो, मैं तुम्हें यह सामान ऐसे ही खरीद लेता हूं, पर पहले मेरा छोटा नियम मानो। इस गांव के कुछ दुकानदारों से जब भी लेन देन करो, मेरे बताए दाम पर ही खरीदो, और अगर तुम किसी और से सस्ता माल पाते हो तो भी मेरे बताए दाम से ऊपर चढ़कर करोगे। चमचा ने ऐसे देखा मानो बात समझ गया हो, और मुल्ला ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। व्यापारी को लगा कि उसने अच्छे से फंसा लिया है। वो अपने नक्शे के हिसाब से छोटे दुकानदारों से मिलकर उन्हें अपने दाम थोपने लगा। दुकानदारों के पास विकल्प कम थे। धीरे धीरे व्यापारी की शान बढ़ती गई और उसका प्रभाव गांव के व्यापार पर पड़ने लगा। कुछ दुकानदारों ने उक्त नियम सहमान कर लिए, पर कुछ ने विरोध भी किया। मुल्ला ने उन विरोधियों से कहा, हम सब भाई हैं, हमें मिलकर सोचना चाहिए। पर मुल्ला के मन में और भी योजना थी। एक हफ्ते बाद मुल्ला ने बाजार में घोषणा करवा दी कि अगले दिन एक बड़ा करामाती मेला लगेगा, जहां दूर दूर से व्यापारी आएंगे और सबको सस्ते दामों पर माल बांटा जाएगा। ये सुनकर लोग उत्साहित हुए और भीड़ उमड़ पड़ी। मुल्ला ने सीक्रेटली अपने कुछ दोस्त और कुछ ईमानदार दुकानदारों से कहा कि वे उस दिन आकर व्यापारी की चालाकी उजागर करने में मदद करें। वे सभी तैयार हो गए। मेला दिन आया। लोगों ने रंग बिरंगे झंडे लगाए, दही, मिठाई और नाच गाने की आवाजें गूंजने लगी। व्यापारी ने सोचा कि ये मौका है अपने माल की बड़ी बिक्री का, और वो बड़ा सा तंबू लगाकर बैठ गया। चमचा और मुल्ला ने अपने बैग को बीच बाजार में रखा और मुल्ला ने जोर से कहा, जो कुछ भी इस बैग में है वो सिर्फ 1 ही रुपए का है, पर इसे बेचने से पहले मैं सभी से कुछ कहना चाहूंगा। भीड़ रुकी। व्यापारी की आंखें तेज हुई और उसने सोचा कि ये अवसर उसका है। मुल्ला ने बड़े शालीन तरीके से कहा, हम सब जानते हैं कि हाल ही में कुछ नए व्यापारी आए हैं जो गांव के नियम बदलना चाहते हैं। वे अपने दाम थोपते हैं और लोगों को सोचने का मौका नहीं देते, पर आज मैं इस बैग की असली कीमत बताए बिना उसे खुलवाऊंगा। मुल्ला ने बैग खोला और चमकदार पत्थरों व पुराने सिक्कों की तरह दिखने वाली चीजों को बाहर निकाला। भीड़ में चहल पहल हुई। उस व्यापारी ने समझा कि अब सबको पता चल जाएगा कि असली माल क्या है। उसने तुरंत तेज आवाज में कहा, यह फटा हुआ माल है, इन चीजों का कोई मूल्य नहीं, ये सब नकल है। मुल्ला ने नाटकीयता से कहा, हुकुम, यही बात तो मैं कहना चाहता था। आपने ये कहा कि बाजार का नियम आपका है और जो सस्ता माल दिखे उसे आप नकार देते हो, पर जब दिखावे पर सब कुछ खरीदने की आदत पड़ी है तो हम असली और नकली का फर्क ही खो बैठते हैं। भीड़ में शोर मचा। कुछ लोगों ने व्यापारी पर चिल्लाया, तुमने हमारे पैसे छीन लिए। व्यापारी ने अपनी अक्ल झांकी और कहा, नहीं, मैं तो सिर्फ नियम बता रहा था। मुल्ला ने मंद मुस्कान के साथ कहा, नियम बताते इतना अधिकार किसने दे दिया? यहां से मुल्ला ने असली चाल चली। उसने बुलाया कि उन दुकानदारों से कागज और पेन लाएं जो व्यापारी के साथ हुए व्यापार की रसीदें और लेन देन दिखा सकें। कुछ दुकानदारों ने साहस करके रसीदें दिखाई और बताया कि कैसे व्यापारी ने उन्हें दबाकर ऊंचे भाव थोपे और उन पर झूठे शर्तें लिख दी। ये सुनकर लोगों का गुस्सा बढ़ा। व्यापारी ने बचाव में कहा कि वो सब कुछ कानूनी तरीके से करता है, पर मुल्ला ने
उसकी बात काटते हुए कहा, कानून वही है जिसका पालन लोगों की भलाई के लिए हो। आपका कानून वश में रखने का हथियार बन गया है। कुछ लोगों के हिसाब से उठ जाती रही। तभी गांव में एक नया साहूकार आया, जिसके कपड़े चमकदार और शब्द मीठे थे। उसने अपने तंबू के पास एक बड़ा सा ड्रम रखा और कहा कि वो कुएं से पानी बेच देगा। लोग पहले झिझके, पर जब साहूकार ने कुछ दिनों तक मुफ्त में पानी बांटा और लोगों के घर के छोटे छोटे खर्चों में मदद की, तो उन्होंने उसे आने दिया। साहूकार ने कहा, मैं कुएं से पानी लाऊंगा, साफ करूंगा और फिर आप लोगों को उचित दाम पर दूंगा। कुछ लोग मान गए। साहूकार ने जल्दी ही कुएं के पास कुछ लकड़ियां, एक लकड़ी का पेल और रस्सी का अच्छा खासा सेट लगा दिया। उसने खुद को बड़ा उपकारी दिखाया और गांव के कुछ लोग, खासकर वे जो कठिन मुसीबत में थे, उसके चक्कर में आ गए। मुल्ला ने सोचा कि ये अच्छा नहीं है। साहूकार ने कुएं पर अपना दबदबा बना लिया था। वह रात में भी आने लगा और कुछ लोगों को अपने साथ रख लिया, ताकि वे शाम को जब पानी बांटा जाए तब वो तय कर सके कि किसे कितना मिलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि साहूकार गांव के लिए वरदान है, पर मुल्ला को शक था। उसकी शक की वजह यह भी थी कि साहूकार हर बार जब कुएं से पानी निकालता तो वो एक छोटा सा बर्तन कहीं छिपा देता। मुल्ला ने कई बार देखा कि साहूकार अकेले में उससे बातें करता और उसकी बातें आम लोगों की भलाई की बजाय किसी और खेल का संकेत देती थी। एक दिन मुल्ला ने कृष्णा से कहा, कृष्णा, कल सुबह हम कुएं के पास जाएंगे और तहकीकात करेंगे। कृष्णा ने धीमे से मुंह हंसाते हुए जैसे कहा, ठीक है, पर पहले मुझे भूसा दो। मुल्ला ने हंसकर उसे भूसा दिया और सोचा कि उसे और कोई साथी भी चाहिए होगा। उसने अपने कुछ पुराने दोस्तों से मदद मांगी। बाजार का एक कुम्हार, एक बूढ़ा मछुआरा और 2 बच्चे जो शरारत में माहिर थे। सभी ने कहा कि वे मदद करेंगे, क्योंकि पानी की समस्या सबकी थी। सुबह ढलते ही मुल्ला और उसका दल कुएं पर गए। साहूकार लगभग वही था। अपनी रस्सी संभाल रहा था और कुछ नोटों पर दबी उंगलियां रखकर गणनाएं कर रहा था। मुल्ला ने बिना शोर किए देखा कि साहूकार हर बार पानी निकाले जाने पर थाली में कुछ सोख लेता और उसे अपने तंबू के पास रख देता। वो थाली छोटी थी, पर उसमें जो कुछ भी था वो अहमियत रखता था। मुल्ला ने धीरे से अपनी योजनाएं बदलनी शुरू की। उसने सोचा कि अगर वे कुएं का पानी अचानक खत्म कर दें तो लोग समझेंगे कि पानी को लेकर जो खेल चल रहा था वो कितना खतरनाक है। पर मुल्ला ने यह भी तय किया कि उनकी चाल से किसी का बेवजह नुकसान नहीं होना चाहिए। उनका इरादा सिर्फ सच को उजागर करना और लोगों को सिखाना होगा कि साझा करना जरूरी है। मुल्ला ने कृष्णा के साथ रात भर सोचा और अंत में एक चाल सुझाई। उन्होंने फैसला किया कि साहूकार के तंबू के पास रखे ड्रम में पानी घोलकर उसे गांव में कृत्रिम रूप से कम कर देंगे। पर यह करने से पहले उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि कुएं का असली पानी कहाँ जाया जा रहा है। उन्होंने अपना माखौल छिपाया और कुछ बच्चों को दिए गए संकेत के साथ भेजा कि वे साहूकार के तंबू के आसपास कुछ आवाजें करें ताकि साहूकार बाहर निकले। जैसे ही साहूकार बाहर निकला, मुल्ला ने देखा कि वो तंबू में रखे छोटे बर्तन में से पानी निकालकर धीरे धीरे किसी बड़े पाइप के अंदर डाल रहा है। मुल्ला ने देखा कि वो पाइप जंगल की ओर जाती है और उसके साथ कुछ और भी बर्तन जुड़े थे। ये देखकर मुल्ला को गुस्सा आया, पर उसने शांत रहकर योजना पूरी की। मुल्ला ने कृष्णा से कहा, अब समय आ गया है। हम उसे दिखाएंगे कि पानी का खेल जो उसने शुरू किया है वही उसकी तबाही बन सकता है। उन्होंने कुएं की रस्सी पर थोड़ा सा तेल लगाया ताकि पेल धीरे चले और पानी जल्दी निकले जैसा लगे। फिर मुल्ला ने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि वो एक बड़ा आयोजन करेगा, कुआं मेला जैसा। लोग उत्साहित हो गए क्योंकि खाने पीने का बहाना और कुछ मनोरंजन दोनों थे। साहूकार ने सोचा कि ये मौका है अपनी बड़ी दया दिखाने का और उसने तय किया कि वो मेले में विशेष रूप से पानी बांटेगा और अपने दाम भी थोड़े कम रखेगा
ताकि लोग उसे और पसंद करें। मुल्ला ने मेले की रौनक बढ़ाई, ढोलक वाले लगाए और बच्चों को बुलाकर डांस कराया। भीड़ में उत्साह था। जब सब लोग मेले में मगन थे, मुल्ला ने एक सीधी बात कही कि मेले का सम्मान बढ़ाने के लिए वे कुएं से पानी निकालेंगे और सबको दिखाएंगे कि गांव में कितना पानी बचा है। साहूकार ने बड़े आराम से कहा कि वो ये काम करेगा और उसने पेल पकड़ लिया। पर तब क्या हुआ, ये साहूकार ने सोचा भी नहीं था। जब उसने पेल उठाया तो पानी तेजी से बाहर आया और बहुत कम समय में कुएं लगभग खाली सा लगने लगा। लोग घबरा गए। साहूकार चौंका और उसने महसूस किया कि कुएं का पेल तो पहले से तेज काम कर रहा था। उसने देखा कि रस्सी तेल लगी हुई है और पेल बहुत जल्दी घूम रही है। मुल्ला ने धीरे से कहा, हुकुम, आज हम दिखाएंगे कि जब पानी सीमित हो और उसका इस्तेमाल नहीं बांटा जाए तो क्या क्या होने लगता है। गांव वालों ने देखा कि कुएं से निकला पानी जल्दी जल्दी एक तरफ जा रहा था। तब कृष्णा ने एक अजीब हरकत की। उसने अपनी पीठ पर रखे एक बड़े थैले को उठाया और उसे उस पाइप के पास फेंक दिया जहां साहूकार पानी डाल रहा था। थैला गिरते ही पाइप की मुंहबंदी खुल गई और पानी उसी पाइप के बजाय वापस कुएं के पास फैलना शुरू हो गया। पानी का बहाव अचानक बदल गया और सबने देखा कि साहूकार का गुप्त रास्ता जिस तरफ जाता था वहां से पानी आना बंद हो गया। भीड़ में सरगर्मी बढ़ गई। साहूकार गुस्से में बोला, ये तुमने क्या किया? मुल्ला ने शांति से कहा, मैंने कुछ नहीं किया साहूकार साहब, बस एक दरार खुल गई जहां पानी जाना बंद होना चाहिए था। लोगों ने देखा कि साहूकार के पास जो ड्रम था वो भी खाली हो रहा था और उसका वो छोटा सा बर्तन जिसमें वो पानी छुपाता था अब जमीन पर पड़ा था। लोग समझ गए कि साहूकार ने कुएं का पानी चोरी कर रहा था और अब उसका खेल खुला। पर मुल्ला की मंशा केवल उसे बेइज्जत करना नहीं थी। उसने आगे कहा, अब जब पानी बाहर आ गया है और कुआं कुछ सूखा दिखाई दे रहा है तो आप सब मिलकर ये तय कीजिए कि पानी कैसे बांटा जाएगा। गांव के कुछ लोग पहले हक की बात करने लगे, पर मुल्ला ने जोर देकर कहा कि पहले पानी बचाएं और फिर हक की बहस करें। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वे पानी को कुछ बड़ा सा गोला बनाकर बांटने का तरीका सुझाएं। कुम्हार ने बड़ी मिट्टी की टंकियां बनाई, बच्चे पानी की बाल्टियां लेकर खड़े हुए और बूढ़ा मछुआरा नदी की तरह पानी को छोटे छोटे नलों में बांटने लगा ताकि हर घर थोड़ी थोड़ी बूंद पाए। साहूकार ने समझा कि अब उसकी चाल पकड़ी गई है। उसने भीड़ में गोलगप्पे काटते हुए कहा कि वह दोषियों का नाम मिटाने के लिए कुछ देगा। पर मुल्ला ने उसे रोकते हुए कहा, जब तुमने पानी छीना है तो तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। साहूकार ने गरजते हुए कहा कि वो सरकार को बुलाएगा, पर मुल्ला ने कहा कि वे सरकार से नहीं बल्कि अपने लोगों से न्याय चाहते हैं। गांव वालों ने मिलकर फैसला लिया कि वे कुएं के अधिकार को अब किसी एक व्यक्ति के हवाले नहीं करेंगे। उन्होंने तय किया कि कुएं का रखरखाव और पानी बांटने का काम एक समिति संभालेगी जिसमें हर इलाके का एक प्रतिनिधि होगा। साहूकार को भी ये आदेश मिला कि वह जो पानी बिना कुछ लकड़ियां, एक लकड़ी का पेल और रस्सी का अच्छा खासा सेट लगा दिया। उसने खुद को बड़ा उपकारी दिखाया और गांव के कुछ लोग, खासकर वे जो कठिन मुसीबत में थे, उसके चक्कर में आ गए। मुल्ला ने सोचा कि ये अच्छा नहीं है। साहूकार ने कुएं पर अपना दबदबा बना लिया था। वह रात में भी आने लगा और कुछ लोगों को अपने साथ रख लिया ताकि वे शाम को जब पानी बांटा जाए तब वो तय कर सके कि किसे कितना मिलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि साहूकार गांव के लिए वरदान है, पर मुल्ला को शक था। उसकी शक की वजह यह भी थी कि साहूकार हर बार जब कुएं से पानी निकालता तो वो एक छोटा सा बर्तन कहीं छिपा देता। मुल्ला ने कई बार देखा कि साहूकार अकेले में उससे बातें करता और उसकी बातें आम लोगों की भलाई की बजाय किसी और खेल का संकेत देती थी। एक दिन मुल्ला ने कृष्णा से कहा, कृष्णा, कल सुबह हम कुएं के पास जाएंगे और तहकीकात करेंगे।
कृष्णा ने धीमे से मुंह हंसाते हुए जैसे कहा, ठीक है, पर पहले मुझे भूसा दो। मुल्ला ने हंसकर उसे भूसा दिया और सोचा कि उसे और कोई साथी भी चाहिए होगा। उसने अपने कुछ पुराने दोस्तों से मदद मांगी। बाजार का एक कुम्हार, एक बूढ़ा मछुआरा और 2 बच्चे जो शरारत में माहिर थे। सभी ने कहा कि वे मदद करेंगे, क्योंकि पानी की समस्या सबकी थी। सुबह ढलते ही मुल्ला और उसका दल कुएं पर गए। साहूकार लगभग वही था, अपनी रस्सी संभाल रहा था और कुछ नोटों पर दबी उंगलियां रखकर गणनाएं कर रहा था। मुल्ला ने बिना शोर किए देखा कि साहूकार हर बार पानी निकाले जाने पर थाली में कुछ सोख लेता और उसे अपने तंबू के पास रख देता। वो थाली छोटी थी, पर उसमें जो कुछ भी था वो अहमियत रखता था। मुल्ला ने धीरे से अपनी योजनाएं बदलनी शुरू की। उसने सोचा कि अगर वे कुएं का पानी अचानक खत्म कर दें तो लोग समझेंगे कि पानी को लेकर जो खेल चल रहा था वो कितना खतरनाक है। पर मुल्ला ने यह भी तय किया कि उनकी चाल से किसी का बेवजह नुकसान नहीं होना चाहिए। उनका इरादा सिर्फ सच को उजागर करना और लोगों को सिखाना होगा कि साझा करना जरूरी है। मुल्ला ने कृष्णा के साथ रात भर सोचा और अंत में एक चाल सुझाई। उन्होंने फैसला किया कि साहूकार के तंबू के पास रखे ड्रम में पानी घोलकर उसे गांव में कृत्रिम रूप से कम कर देंगे। पर यह करने से पहले उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि कुएं का असली पानी कहाँ जाया जा रहा है। उन्होंने अपना माखौल छिपाया और कुछ बच्चों को दिए गए संकेत के साथ भेजा कि वे साहूकार के तंबू के आसपास कुछ आवाजें करें ताकि साहूकार बाहर निकले। जैसे ही साहूकार बाहर निकला, मुल्ला ने देखा कि वो तंबू में रखे छोटे बर्तन में से पानी निकालकर धीरे धीरे किसी बड़े पाइप के अंदर डाल रहा है। मुल्ला ने देखा कि वो पाइप जंगल की ओर जाती है और उसके साथ कुछ और भी बर्तन जुड़े थे। ये देखकर मुल्ला को गुस्सा आया, पर उसने शांत रहकर योजना पूरी की। मुल्ला ने कृष्णा से कहा, अब समय आ गया है, हम उसे दिखाएंगे कि पानी का खेल जो उसने शुरू किया है वही उसकी तबाही बन सकता है। उन्होंने कुएं की रस्सी पर थोड़ा सा तेल लगाया ताकि पेल धीरे चले और पानी जल्दी निकले जैसा लगे। फिर मुल्ला ने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि वो एक बड़ा आयोजन करेगा, कुआं मेला जैसा। लोग उत्साहित हो गए क्योंकि खाने पीने का बहाना और कुछ मनोरंजन दोनों थे। साहूकार ने सोचा कि ये मौका है अपनी बड़ी दया दिखाने का और उसने तय किया कि वो मेले में विशेष रूप से पानी बांटेगा और अपने दाम भी थोड़े कम रखेगा ताकि लोग उसे और पसंद करें। मुल्ला ने मेले की रौनक बढ़ाई, ढोलक वाले लगाए और बच्चों को बुलाकर डांस कराया। भीड़ में उत्साह था। जब सब लोग मेले में मगन थे, मुल्ला ने एक सीधी बात कही कि मेले का सम्मान बढ़ाने के लिए वे कुएं से पानी निकालेंगे और सबको दिखाएंगे कि गांव में कितना पानी बचा है। साहूकार ने बड़े आराम से कहा कि वो ये काम करेगा और उसने पेल पकड़ लिया। पर तब क्या हुआ, ये साहूकार ने सोचा भी नहीं था। जब उसने पेल उठाया तो पानी तेजी से बाहर आया और बहुत कम समय में कुएं लगभग खाली सा लगने लगा। लोग घबरा गए। साहूकार चौंका और उसने महसूस किया कि कुएं का पेल तो पहले से तेज काम कर रहा था। उसने देखा कि रस्सी तेल लगी हुई है और पेल बहुत जल्दी घूम रही है। मुल्ला ने धीरे से कहा, हुकुम, आज हम दिखाएंगे कि जब पानी सीमित हो और उसका इस्तेमाल नहीं बांटा जाए तो क्या क्या होने लगता है। गांव वालों ने देखा कि कुएं से निकला पानी जल्दी जल्दी एक तरफ जा रहा था। तब कृष्णा ने एक अजीब हरकत की। उसने अपनी पीठ पर रखे एक बड़े थैले को उठाया और उसे उस पाइप के पास फेंक दिया जहां साहूकार पानी डाल रहा था। थैला गिरते ही पाइप की मुंहबंदी खुल गई और पानी उसी पाइप के बजाय वापस कुएं के पास फैलना शुरू हो गया। पानी का बहाव अचानक बदल गया और सबने देखा कि साहूकार का गुप्त रास्ता जिस तरफ जाता था वहां से पानी आना बंद हो गया। भीड़ में सरगर्मी बढ़ गई। साहूकार गुस्से में बोला, ये तुमने क्या किया? मुल्ला ने शांति से कहा, मैंने कुछ नहीं किया साहूकार साहब, बस एक दरार खुल गई
जहां पानी जाना बंद होना चाहिए था। लोगों ने देखा कि साहूकार के पास जो ड्रम था वो भी खाली हो रहा था और उसका वो छोटा सा बर्तन जिसमें वो पानी छुपाता था अब जमीन पर पड़ा था। लोग समझ गए कि साहूकार ने कुएं का पानी चोरी कर रहा था और अब उसका खेल खुला। पर मुल्ला की मंशा केवल उसे बेइज्जत करना नहीं थी। उसने आगे कहा, अब जब पानी बाहर आ गया है और कुआं कुछ सूखा दिखाई दे रहा है तो आप सब मिलकर ये तय कीजिए कि पानी कैसे बांटा जाएगा। गांव के कुछ लोग पहले हक की बात करने लगे, पर मुल्ला ने जोर देकर कहा कि पहले पानी बचाएं और फिर हक की बहस करें। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वे पानी को कुछ बड़ा सा गोला बनाकर बांटने का तरीका सुझाएं। कुम्हार ने बड़ी मिट्टी की टंकियां बनाई, बच्चे पानी की बाल्टियां लेकर खड़े हुए और बूढ़ा मछुआरा नदी की तरह पानी को छोटे छोटे नलों में बांटने लगा ताकि हर घर थोड़ी थोड़ी बूंद पाए। साहूकार ने समझा कि अब उसकी चाल पकड़ी गई है। उसने भीड़ में गोलगप्पे काटते हुए कहा कि वह दोषियों का नाम मिटाने के लिए कुछ देगा। पर मुल्ला ने उसे रोकते हुए कहा, जब तुमने पानी छीना है तो तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। साहूकार ने गरजते हुए कहा कि वो सरकार को बुलाएगा, पर मुल्ला ने कहा कि वे सरकार से नहीं बल्कि अपने लोगों से न्याय चाहते हैं। गांव वालों ने मिलकर फैसला लिया कि वे कुएं के अधिकार को अब किसी एक व्यक्ति के हवाले नहीं करेंगे। उन्होंने तय किया कि कुएं का रखरखाव और पानी बांटने का काम एक समिति संभालेगी, जिसमें हर इलाके का एक प्रतिनिधि होगा। साहूकार को भी ये आदेश मिला कि वह जो पानी बिना अनुमति ले गया था उसे वापस करे और गांव के सार्वजनिक कामों में योगदान दे। साहूकार ने आनन फानन में स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसका चेहरा लाल हो चुका था और गांव के लोग अब उसकी मदद नहीं चाहते थे। उसने थोड़ा सा पानी वापस किया और जो कुछ भी वो छुपा कर रखता था वो सब बाहर रख दिया। मुल्ला ने सबको शांत करते हुए कहा कि अब से हर रोज सुबह पानी बांटने का एक समय रखा जाएगा और मिट्टी की टंकियां हर घर को दी जाएंगी ताकि पानी भंडारित किया जा सके। गांव के लोग खुशी खुशी सहमत हो गए। समय बीतने लगा। कुछ हफ्तों में ही गांव का माहौल बदला। कुएं जो पहले सबसे छोटा सा स्रोत था अब सुरक्षा में था और पानी का विभाजन न्याय संगत हो गया था। साहूकार ने भी बदलते हुए दिखना शुरू किया। उसने गांव के साथ मिलकर कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किए, तालाब की साफ सफाई, पानी के टैंकर बनवाना और बच्चों को पानी की अहमियत बताना। पर यह बदलाव केवल साहूकार की वजह से नहीं आया। यह बदलाव उस दिन से आया जब मुल्ला और कृष्णा ने सबको यह दिखाया कि जब संसाधन सीमित हो तो उसका दोहन और बंटवारा किस तरह से होना चाहिए। किसी ने गांव के मेले में मुल्ला से कहा, तुमने पानी का खेल क्यों खेला? तुमने कुएं का पानी खत्म कर दिया था। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, मैंने पानी खत्म नहीं किया, मैंने डर खत्म किया। लोगों के दिलों में जो डर था कि अगर वे बांटेंगे तो उनका हिस्सा कम हो जाएगा, मैंने उसे मिटा दिया। कृष्णा ने उस समय एक छोटी सी आवाज में कहा, मानो वो भी बोल रहा हो। और मुझे भूसा भी मिला। सब हंस पड़े। कई महीने बाद जब बरसात आई तब गांव में पहले की तरह खुशी छा गई। पानी फिर से कुएं में भर गया, पर इस बार सबने उसे एक संपत्ति की तरह नहीं बल्कि साझा जिम्मेदारी की तरह देखा। मुल्ला और कृष्णा अब भी रोज कुआं जाया करते, पर अब वहां तकरार नहीं रहती थी, बल्कि